हेलो बोर्ड आर्मी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों का भाई टोनी शर्मा आज मैं लेके आया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 12 वालों के लिए चैप्टर थर्ड विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। अगर आप लोग फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो फर्स्ट लेक्चर को जाके विजिट कर लीजिएगा। उस फर्स्ट लेक्चर का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग फर्स्ट लेक्चर को विजिट कर सकते हैं और फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर पे देखेंगे तो इसको और भी इजीली समझ में आने वाला है आप लोगों को। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से जो हम लोग का ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो आप लोग का यूट्यूब पे स्टार्ट हो गया। अगर आप लोग अभी तक ब्रह्मास्त्र सीरीज को ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो फिजिक्स की है वो 70 में 70 की तैयारी है, यानी कि 70 में 70 आप लोग का फिजिक्स में आने वाला है। अगर आप लोग कंप्लीट लेक्चर को देख लेते हैं तो 70 में 70 आने की गारंटी है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हम लोग का फिजिक्स का जो कॉन्टिन्यूअस जो चैप्टर वाइज हमारा जो वीडियोस है वो मतलब कॉन्टिन्यूअस तरह से चल रहा है, यानी कि चैप्टर वाइज वीडियो हम लोग बना रहे हैं। यानी कि फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया और सेकंड चैप्टर भी खत्म हो गया। यहाँ से आज थर्ड चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है, ये भी आज पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग फोर्थ चैप्टर पे चलेंगे। तो यहाँ तक आप लोग मान के चलिए कि हम लोगों का जो टारगेट है, यानी कि हम लोग का जो टारगेट है वो 2 महीने का टारगेट है, यानी कि आप लोग का एग्जाम 3 महीना है और हम लोग का जो सिलेबस कंप्लीट करने का जो टारगेट है वो 2 महीना है। 2 महीना में हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। 1 महीना आप लोग का पूरा भर भर के प्रैक्टिस सेट कराएंगे, यानी कि आप लोग का मॉडल पेपर, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, फिर उसके बाद से जितने नंबर ऑफ ज्यादा क्वेश्चंस होंगे उनको आप लोगों को कराया जाएगा। यानी कि आप लोग की तैयारी को एकदम सुदृढ़ तरीके से, यानी कि एकदम सुदृढ़ बेहतर से बेहतर तरीका हम लोग बनाएंगे आप लोगों को, आप लोग के तैयारी को 12th के लिए। क्योंकि जो जो आप लोग का 12th का एग्जाम है ये क्या आप लोगों का भविष्य की एक नींव होती है। यानी कि इसको आप लोग अगर अच्छे से क्लियर कर लिए, यानी कि अच्छा परसेंटेज ले लिए, तो उसके बाद से आप लोगों का जो आगे का जो भी मार्ग होगा आप लोग का वो अच्छे से चलने लगेगा। आप लोग क्योंकि अभी से आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो आगे चल के मेहनत और अधिक करना पड़ जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोगों के पास 3 महीना टाइम है। 3 महीना बस हम लोगों को दे दीजिए अपना 3 महीना टाइम और हम आप लोगों को 3 महीने में एकदम बेहतर से बेहतर बना देंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को, यानी कि अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और ये वीडियो अपने सभी उन दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जो कि 2026 में 12वीं का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से अपना जो सेशन है इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। इसको अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से कहाँ गया, देखिए। हाँ, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो हमें दिया गया है सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। यानी कि जो हमारा सेल का आंतरिक, यानी कि इंटरनल, जो आंतरिक मतलब क्या होता है, आंतरिक मतलब क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल का जो हमारा सेल होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। जो हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है और वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये इसको स्टार दे दीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 2023 में ये पूछा गया है। ज्यादा तो नहीं पूछा, बस इतना पूछा गया था कि सेल आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, यानी कि ये 2 नंबर में आया गया था। यानी कि सब आप लोग सोच सकते हैं कि 2 नंबर में ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है ये 2 मार्क्स में पूछा गया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। मे भी अगर इस साल अगर में भी हो सकता है ये भी जोड़ दे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, सेल का, यानी कि यहाँ पे गोल नहीं होता, यहाँ पे घोल होता है, सेल का आंतरिक घोल। यानी कि घोल क्या होता है, घोल मतलब क्या होता है, सोल्यूशन। यानी कि घोल मतलब क्या होता है, सोल्यूशन। सेल का घोल विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा, यानी कि सेल का जो हमारा, यानी कि जो हमारा सेलों का सॉल्यूशन होता है उसके, यानी कि क्या बोला गया है कि जो सेल का घोल विद्युत धारा के मार्ग, यानी कि जो विद्युत धारा हमारी जा रही है उसके मार्ग में जो बाधा उत्पन्न कर दे, यानी कि सेल का जो घोल होता है। यानी कि जो हमारा सेल है, मान लीजिए एक सेल है, यहाँ पे क्या होता है, प्लस टर्मिनल एक माइनस टर्मिनल, यानी कि एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो यानी कि जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध होता है, यानी कि जो आप लोग सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, इस धारा कैसी बढ़ती है,
ये बताया माइनस टू प्लस की साइड बताया, क्या बताया, माइनस से प्लस की साइड। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा सेल का घोल है, यानी कि जो हमारा सेल का जो सॉल्यूशन है, यानी कि जो सेल का सॉल्यूशन है विद्युत धारा, यानी कि जो सेल का सॉल्यूशन है उसमें विद्युत धारा के मार्ग में, यानी कि विद्युत धारा बह रही है, सेल के घोल में विद्युत धारा बहती है ना, यानी कि माइनस से प्लस साइड की ओर बह रही है, यानी इसके मार्ग में जो बाधा उत्पन्न कर दे, सेल के घोल में जो बाधा उत्पन्न कर दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। आप लोग को समझ में आया, सेल के मार्ग में, यानी कि सेल के घोल के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न कर दे विद्युत धारा के मार्ग में, सेल के घोल के विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न कर दे उसे हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यहां से आप लोग सेल का घोल विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि एक और चलिए एक सिंपल वे में समझ लेते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, तो मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं कुछ लाने के लिए, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, आपको बीच में रोक लेता है, वो आपको जाने में क्या करता है, रोकता है, ये करता है वो करता है ना, आप लोग को बहका में ले जाता है कि ये बात वो बात बेफालतू का मतलब बात करेगा, तो आप लोग को क्या करता है, बहकाता है, यानी कि रोकता है, आप लोग का टाइम वेस्ट करता है। तो उस टाइप के व्यक्ति को क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। वो क्या कर रहे हैं, आपके मार्ग में जो आप जा रहे हैं, यहाँ से मार्केट तक का सफर जो तय कर रहे हैं उसके बीच में आपको बाधा उत्पन्न करें, क्या करें, बाधा उत्पन्न करें, उसी को हम लोग क्या, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ से सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी कि जो सेल है, दोनों सेल है हमारे, जो दोनों सेल होते हैं, दोनों सेल के प्लेटों के बीच की दूरी, अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध हमारा बढ़ जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि आप लोग देख सकते हैं जो हमारा सेल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है वो किस पे निर्भर कर रही है, आंतरिक प्रतिरोध। जो हमारा सेल के दोनों प्लेट है, यानी कि प्लस टर्मिनल एक माइनस टर्मिनल, दोनों प्लेट है, उन दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी है वो किस पे निर्भर कर रही है, यानी कि उसके किस पे निर्भर कर रही है, आंतरिक प्रतिरोध पे निर्भर कर रही है। वो आंतरिक प्रतिरोध क्या है, यानी कि जो दोनों दोनों यानी कि प्लेटों के दोनों, यानी कि क्या, सेल के दोनों प्लेटों, यानी कि जो हमारा सेल है, यानी कि सेल के दोनों प्लेटों की जो बीच का दूरी है वो किस पे निर्भर कर रही है, वो आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर कर रही है। यानी कि जितना प्लेटों के बीच में दूरी होगी उतना ही आंतरिक प्रतिरोध हमारा बढ़ जाएगा, जितना पास होगा उतना आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। यहां से देख सकते हैं जो हमारा सेकंड पॉइंट है, विद्युत अपघटन की सांद्रता, यानी कि विद्युत अपघटन की जो हमारी सांद्रता, यानी कंसंट्रेशन, क्या, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। जो हमारा विद्युत अपघटन की जो सांद्रता, यानी कि विद्युत अपघटन की जो कंसंट्रेशन होता है उसको अगर बढ़ा दिया जाए, क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। किसके, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, किसका, विद्युत अपघटन का, यानी कंसंट्रेशन अगर बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दे रहे हैं तो क्या होगा, उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं धारा, यानी कि इसमें ऑल ओवर किसकी बात किया जा रहा है, यानी कि धारा बहने की, यानी कि सेल में भी धारा बह रहा है। यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि क्या बोला गया, सेल का घोल विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न कर दे उसे हम लोग क्या, प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा इसका, यहाँ से एक पेज ऐड करके यहाँ से कर देते हैं। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर हो जाएगा ई अपान में क्या, कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई बराबर ई बराबर में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। यहां से आप लोग देख सकते हैं जहां जहां आपका क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं जहां आई आपका क्या है, क्या है आपका, क्या है, बताइए आई क्या है, आई आपका क्या है, आई आपका क्या है, धारा बहने की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, धारा की बात हो रहा है। फिर उसके बाद से ई क्या है आपका, विद्युत वाहक बल है, क्या है, विद्युत वाहक, विद्युत वाहक बल है आपका। फिर कैपिटल आर क्या है, क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, क्या है आपका, आंतरिक नहीं आपका, हाँ बाह्य प्रतिरोध है, सॉरी, जो कैपिटल आर है आपका बाह्य प्रतिरोध है, क्या है आपका, बाह्य प्रतिरोध है। और जो आपका क्या है, यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो आंतरिक प्रतिरोध है, क्या है आप लोग का, आंतरिक। यहाँ पे देख सकते हैं जो स्मॉल आर है क्या है आप लोगों का, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है, क्या है, आंतरिक। यहां से देख सकते हैं जो आप लोग का आंतरिक प्रतिरोध है, क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है,
तो यहाँ से देख सकते हैं, अगर मे बी अगर मान लीजिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ से मान लीजिए आंतरिक प्रतिरोध यानी कि आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, अगर बाह्य प्रतिरोध कर दे, तब अगर बाह्य प्रतिरोध कर देंगे तो क्या हो जाए, अभी तक क्या था आंतरिक प्रतिरोध में माइनस से प्लस की ओर हमारा धारा बह रही थी, क्या माइनस से प्लस, सेलों के बीच की, जो सेलों के सॉल्यूशन में हमारी जो धारा बह रही थी, विद्युत की धारा बह रही थी, किसी कहां से कहां पे, माइनस से प्लस के साइड बह रही थी, क्या पे माइनस से, और यहाँ से प्लस के साइड में हमारी धारा बह रही थी, क्या पे माइनस से प्लस की साइड। अगर बाह्य प्रतिरोध यानी कि इसको स्मॉल आर, अगर बाह्य प्रतिरोध कर दें, कैपिटल आर कर दें, तो इसी के अपोजिट यानी कि प्लस से क्या माइनस के साइड बहने लगेगी, क्या प्लस से माइनस के साइड में बाह्य प्रतिरोध में धारा बहने लगेगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि बाह्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सेल का घोल विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न कर देते आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि क्या वहीं पे हम लोग बाह्य प्रतिरोध कर देंगे। और जो हमारा सेल का जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा अगर कैपिटल आर यानी कि बाह्य प्रतिरोध की बात करते हैं, तो बाह्य प्रतिरोध कैसे कैसे बढ़ता है, प्लस टर्मिनल से लेकर माइनस टर्मिनल की ओर हमारा बाह्य प्रतिरोध बढ़ता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ से देख सकते हैं आई बराबर क्या होता है, ई अपन आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, जहां आई आपका धारा होता है, धारा जो बढ़ता है यानी कि सेलों में जो धारा बढ़ रही है उसकी बात किया जा रहा है, यानी कि विद्युत वाहक बल आप लोग का यहाँ से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। और यहाँ से आर हमारा क्या हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध हो जाएगा, स्मॉल आर हमारा आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट में एक दिल जरूर भेज दीजिएगा अपने भाई के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ से चल लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम है, यानी कि किरचॉफ का हमारा फर्स्ट रूल क्या है, किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल, तो इसे संधि का नियम भी बोलते हैं, यानी कि संधि या धारा का नियम बोलते हैं। किरचॉफ का नियम हम लोग कैसे समझ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए जहां पे बहुत सारी धाराएं हैं, यानी कि बहुत सारी धाराएं बह रही हैं, क्या बहुत सारी धाराएं बह रही हैं मार्ग से, तो जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं, जिस पॉइंट पे आके मिल रही हैं, जो यहाँ पे क्या मिलने वाली समान धाराओं के बीजगणितीय योग शून्य होते हैं। यहाँ पे जहां पे मिल रही है, जिस पॉइंट पे वो सारी धाराएं आके मिल रही हैं, उस पॉइंट पे क्या होगा, जो हमारा बीजगणितीय योग होगा, अगर उसका सारों मतलब टोटल का अगर प्लस निकालें, बीजगणितीय योग निकालें, क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। अगर मान लीजिए, चलिए हम एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कोई मतलब एक स्टेशन है, मान लीजिए नॉर्मल अगर एक स्टेशन है, स्टेशन पे क्या होता है, स्टेशन पे क्या होता है, कईयों ट्रेन यानी कि कईयों ट्रेन आके उस स्टेशन पे आके रुकती है, यानी कि मिलती है। अगर उस स्टेशन पे आके मिल रही है तो जितनी भी ट्रेन है उनका जो धारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों क्यों आप बताइए क्यों जीरो होगा, क्योंकि एक जंक्शन पे आके मिल रही है, यानी कि एक जंक्शन पे कोई इधर से आ रही है, फिर कोई इधर से आ रही है, यहाँ से देख सकते हैं, फिर कोई इधर से आ रही है, फिर कोई इधर से आ रही है, यानी कि यहाँ पे आप लोग इसको चलिए इसको फिगर के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से देख सकते हैं कोई इधर से, फिर कोई इधर से, कोई इधर से, यहाँ से, फिर यहाँ पे मान लीजिए कोई इधर से आ रहा है, फिर कोई इधर से, फिर इधर से कोई आ रहा है, फिर उसके बाद से इधर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो बीजगणितीय योग हो जाएगा कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और यहाँ पे जहाँ पे मिल रही है ये सब शून्य हो जाएगा। यहाँ पे आई मान सकते हैं, और यहाँ से I2, फिर यहाँ पे I3 और यहाँ पे I4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो इसका बीजगणितीय योग हो जाएगा कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ का जो डिफिनेशन दिया है, डिफिनेशन में देख सकते हैं किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली किसी भी संधि यानी किसी भी जंक्शन पे, यानी कि संधि मतलब जंक्शन, किसी भी जंक्शन पर क्या मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय, जो समस्त धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग कितना होता है, कितना होता है बीजगणितीय योग, वो शून्य होता है। तो यहाँ से आप लोग देख ही सकते हैं जो हमारा यहाँ पे बीजगणितीय योग की बात किया, तो यहाँ पे इसका हम लोग सिग्मा का यूज करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू 0 to n हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल में, तो जहाँ पे सिग्मा यानी कि आई का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे ये हो जाएगा, कहाँ गया, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, ऑल ओवर में 0 पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको भी इजिली दे सकते हैं, जो I1 है प्लस में हमारा I2 है, एक ही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में धारा बढ़ रही है तो प्लस लेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में धारा बढ़ रही है तो उसको माइनस ले लेंगे। यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है थर्ड, यहाँ से अपोजिट सॉरी यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्थ भी जा रहा है, यानी कि फोर्थ वाला भी क्या जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर मान लीजिए, चलिए हम एक और बात करते हैं, अगर मान लीजिए आप लोगों का कोई दोस्त है,
तो आप लोग इस साइड जा रहे हैं और वो उस साइड जा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? अगर मान लीजिए वहां पे जा कुछ दूरी पे जा रहा है, आप लोग कुछ दूरी पे इस ऐसे जैसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? इनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे? अब इन दोनों में से क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो क्या इन दोनों को माइनस करेंगे ना, जितना भी ये डिस्टेंस है किया इतना ही डिस्टेंस माइनस तो करेंगे ना। अगर मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए आपका मिड यानी आपका ये क्या है, क्या मूल बिंदु इसको बोलते हैं, यानी कि आप मान लीजिए यहाँ से आप लोग स्टार्ट किए हैं और फिर यहाँ से दोनों लोग स्टार्ट किए, कुछ दूरी पे ये गया, कुछ दूरी पे ये गया, तो आप लोग क्या करें? इन दोनों का अगर बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे? माइनस तो करेंगे ना, इतना ये चला उतना ये चला, दोनों का माइनस करेंगे। वहीं पे यहाँ पे ये होता है, जितना भी धारा बह रही है यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? एक फॉर्मूला और हमारा होता है, क्या होता है? आई में इंटरनल होता है, क्या? आई में इंटरनल क्या होता है? यहाँ पे देख सकते हैं जो धारा बह रही है, जो हमारी धारा बह रही है, वो इंटरनल धारा किसके इक्वल हो जाती है? धारा में क्या होता है? आउट, यानी कि जो धारा आ रही है वो किसके बराबर? जितना धारा जा रही है उसके इक्वल हो जाता है। जितना धारा हमारा आ रही है, इंटरनल में आ रही है, इंटर कर रही है, और जितनी धारा हमारी क्या आउटर यानी कि बाहर जा रही है उसके इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं। जितनी आ रही है उतनी जा रही है, बात खत्म। यानी कि मान लीजिए जितना आ रहा है, यानी कि हमारे पास वो होता है ना, अगर 10 रुपया आ रहा है तो 10 रुपया जा रहा है, बात खत्म, पूरा 1 रुपया बचा नहीं। बस यही इसमें धारा में यूज हो रहा है। यानी कि क्या बात किया जाए, जितना इंटरनल हमारे पास आ रहा है, जितना आ रहा है, यानी कि 10 रुपया आ रहा है तो क्या 10 रुपया जा रहा है, 10 रुपया आ रहा है तो 10 रुपया जा रहा है, बात खत्म। यहीं पे ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। मान लीजिए हमारे पास 1 रुपया नहीं है, ठीक है, हमारे पास 1 रुपया नहीं है, सही है, हमारे पास को पैसा है नहीं, तो क्या होगा? 10 रुपया कोई दे दिया, तो जो 10 रुपया कोई दिया, नहीं मान लीजिए 50 रुपया कोई दिया हमको, तो मान लीजिए 50 रुपया दिया, अब क्या किए? लैला मार दिए। तो जब लैला मार लिए तो क्या होगा? जब लैला मार लिए तो क्या होगा? 50 रुपया गया, और जब 50 रुपया गया तो माने कि जितना आया, अब लैला मारने में उतना चला गया, तो जब लैला मारने में उतना चला गया तो क्या खत्म तो हो गया ना। हमारे पास बचा कितना? जीरो। कितना बचा? जीरो बचा। इसलिए लैला मारने में क्या, लैला मारने में कितना बचा? जीरो बचा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जितना आया उतना हमारा चला गया, कितना हुआ? जीरो। यानी कि जो इसका बीजगणितीय योग होता है वो जीरो होता है। आई होप कि आप लोगों को जो किरचॉफ का प्रथम नियम यानी कि संधि का नियम है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी कि एक जंक्शन पे जितनी भी धाराएं बह रही है, जितनी भी धाराएं हमारी बह रही है, एक जंक्शन पे आके मिलती है, उस जंक्शन पे उसका जो सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो हमारा क्या होता है? शून्य होता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना होता है बीजगणितीय योग? शून्य होता है। यहाँ पे आई लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे कहाँ गया? यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे आई लिख सकते हैं, आई लिख लेंगे तो बेटर होगा। यहाँ पे आई जीरो लिख लेंगे, यहाँ पे बस बात खत्म, इतना इनफ है। फिर उसके बाद से चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे इसका जो फिगर है, इस फिगर को इस तरह से बना देंगे तो हमको लगता है बेटर ही होगा। यहाँ से कहाँ गया? यहाँ पे ऐसे बना देंगे फिगर तो हमको लगता है और भी बेहतर होगा। यहाँ पे जीरो हमारा पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट पे हमारी क्या सारी धाराएं यहाँ के मिल रही हैं। बात वही है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी सारी धाराएं क्या हो रही है, एक पॉइंट पे आके मिल रही है, उस पॉइंट पे क्या है? हमारा जीरो है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ है वो क्या कहता है? जो किरचॉफ का हमारा दूसरा नियम है, यानी कि किरचॉफ का दूसरा नियम हमारा और ओवर में क्या बोलता है? यहाँ से किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के भी विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीज गणितीय योग उसे पास में उस, यहाँ पे उसे नहीं होगा, उस हो जाएगा, उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीच बीज गणितीय योग के बराबर होता है। तो आई होप कि आप लोगों को, हमको तो नहीं लगता है कि समझ में आया होगा। तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, एक दो लूप बना लेते हैं, यानी कि दो हमारा बंद पास बना लेते हैं, तो उसके बाद से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से अब एक बात आप लोगों को मैनेज करना हो, क्या हमारा जो फिगर है वो अच्छा नहीं है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। जो हमारा फिगर है, यानी कि हमारा जो फिगर है इतना मतलब इतना फिगर अच्छा है कि क्या ही बोला, उसका जितना भी बखान किया जाए कमी है। ये होता है ना, हमारा जो फिगर है एक ऐसा रिलेशन है गूंगे के साथ गाना गाने का रिलेशन है, वैसे हमारा फिगर का रिलेशन है मेरे साथ, यानी कि गूंगे के साथ गाने का रिलेशन वैसे मेरे साथ फिगर का रिलेशन है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हाँ यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे फिर इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे कोई हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा कोई सेल लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा भी आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आप लोग तुरंत तुरंत कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे हमको प्रॉब्लम है, हम लोग फिर उस पे एक का पर्टिकुलरली वीडियो बनाएंगे वहां पे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे मान लीजिए धारा क्या धारा बह रही है यहाँ से, जब धाराएं यहाँ से बह रही है तो फिर उसके बाद से क्या होगा यहाँ पे हाँ चलिए आई मान लीजिए यहाँ पे धारा बह रही है I1, यहाँ पे रेजिस्टेंस है आपका R1, और यहाँ पे जो हमारा क्या होता है वो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है हमारा, आप लोग देख सकते हैं क्या करते हैं इसको, यहाँ पे R2 हो जाएगा, चलिए यहाँ पे R3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सेल लगा है यहाँ प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, यानी कि क्या होता है यहाँ पे एक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो धाराएं हमारी बह रही है, जो हमारी धारा बह रही है वो किस डायरेक्शन में बह रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में बह रही है, I3 इसको मान लेते हैं, और यहाँ पे I2 मान लेते हैं। फिर उसके बाद से हमारा क्या लगा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इतना आप लोग को क्लियर हुआ होगा। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, इसके बाद से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक विद्युत से लगा यानी कि E1, यहाँ पे क्या लगा है, एक E1 से लगा यानी कि E1 विद्युत वाहक बल, यानी कि विद्युत वाहक से लगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे एक E2 लगा हुआ है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं E2। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग ऑल ओवर में क्या करने वाले हैं, यहाँ से आप लोग नामकरण भी दे सकते हैं, A B C D, यहाँ से E F दे सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हमारा जो ये एक है यानी कि एक बंद पास है, यहाँ पे जो हमारा है सेकंड पास है, यानी कि सेकंड बंद पास है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कहाँ पे देखिए एक सेकंड, ये नहीं है, वो कहाँ गया, एक सेकंड, हाँ चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा ये फिगर है, वो हमारा ये फिगर है, यहाँ से आप लोग फिगर को देख सकते हैं। अब हम लोग को दिया क्या गया है फिगर में देख सकते हैं, अब दिया क्या गया है, यानी किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में, यानी कि बंद पास में, बंद पास एक के लिए, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि बंद पास एक के लिए, एक के लिए, पास एक के लिए क्या करेंगे। अब क्या दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराएं, यानी कि जो बहने वाली धाराएं हैं, क्या है, बहने वाली धाराएं हमारा E1 है, ठीक है। क्या है, बहने वाली धाराएं क्या, तथा उनके संगत प्रतिरोध, यानी कि जो उनका संगत प्रतिरोध कितना है, R1 है, क्या है, R1 है। वो इसका बीजगणितीय योग, इसका बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा, इसके जो बीजगणितीय यानी कि जो हमारा विद्युत वाहक से लगा हुआ है, यानी कि पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यहाँ से देख सकते हैं यही हमारा क्या कहता है, ये हमारा क्या कहता है, ये हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है, क्या कहता है, यही हमारा किरचॉफ का क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है। क्या कहता है, किसी भी बंद पास में, किसी भी बंद पास में लगे या किसी भी बंद पास में बहने वाली धाराएं, यानी किसी भी बंद पास में बहने वाली धाराएं हमारा I1 है, किसी भी बंद पास में बहने वाली धाराएं I1, उनके गुणनफल यानी कि उनके लगे संगत क्या प्रतिरोध, प्रतिरोध R के गुणनफल, ये गुणनफल का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग किसको इक्वल होगा, जिस उस पास में यानी कि उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या बोला गया है, जो हमारी एक बंद पास में यानी कि बंद पास से गुजरने वाली धाराएं तथा उनके मतलब यानी कि बंद पास में गुजरने वाली धारा उसके और उसके संगत प्रतिरोध का दोनों का गुणनफल के बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही हमारा सेकंड क्या कहता है, सेकंड यानी कि दूसरा नियम, यानी कि वोल्टता का नियम या लूप का नियम, इसे लूप का नियम कहते हैं। इसी तरह आप सेकंड पास के लिए भी निकाल सकते हैं, यानी कि बंद पास, बंद पास किसके लिए, बंद पास 2 के लिए, क्या, बंद पास, यहां से देख सकते हैं बंद पास 2 के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यानी कि वही सेम प्रोसेस I2R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहां से देख सकते हैं E हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको E1 इसको E2 ले लेंगे। चलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग ये करने वाले हैं कि यहाँ पे जो हमारी धाराएं बह रही है, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा था, अब ये क्या था हमारा अपोजिट डायरेक्शन, ये इसको ले लेंगे I1 और प्लस I2, I1 प्लस I2 ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा, बंद पास 3 के लिए, बंद पास 3 के लिए क्या हो जाएगा, 3 के लिए भी अभी 2 के लिए निकाले, तीसरे के लिए भी निकाल देते हैं इसी।
तो बाई हैंड तीसरे के लिए भी निकाल ही देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा E3 होने वाला है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बाई हैंड हम लोग निकाल देते हैं। बंद क्या लिखेंगे, बंद पास 3 के लिए, क्या 3 के लिए, 3 के लिए हम लोग निकालेंगे तो ऑल ओवर में कितना हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बंद पास 3 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ से हटाइए, यहाँ पे I1 हो जाएगा, यहाँ पे I1 R प्लस I2 R, I2 R, यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं I1 क्या हो जाएगा, I1 R अब माइनस I2 R। अब आप लोग बोलेंगे कि माइनस क्यों लगा, अब आप लोग बोलेंगे कि माइनस क्यों लगा, माइनस यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन में इधर जा रहा है, तो ये भी इधर ही आ रहा है, यानी कि इधर जा रहा है, यानी कि ऐसा पास है, ये हमारा बंद लूप है। अब बंद लूप में ये इधर जा रहा है, ये भी इसको ऐसे आना चाहिए ना, ऐसे जा रहा है धारा तो इसको ऐसे आना चाहिए, जब ऐसे आएगा तभी ना प्लस लगेगा। अब ये भी इधर ही आ रहा है, यानी कि ये ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे आ रहा है, दोनों एक पॉइंट इस पॉइंट पे मिल जाएंगे, यानी कि इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर ये एक बंद पास में अगर ऐसे जाता तो ऐसे ऐसे एक चक्कर लगाता तो क्या होता है, ये हमेशा एक क्या लूप को रोटेट करता है, यानी कि लूप को क्या करता है, रोटेट करता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करने वाले हैं। यहाँ से आप लोग अब इसको थर्ड में ऐसे जा रहे तो इसको प्लस कर देंगे और प्लस में क्या लिख देंगे, I1 प्लस में I2 और उसके बाद से इंटू R इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा ऑल ओवर, यानी कि जो हमारा ऑल ओवर वैल्यू निकल गया है यहाँ से बंद पास 3 के लिए तो बस इतना ही हो जाएगा, 3 के लिए बस इतना हो जाएगा, सभी के लिए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सबके लिए, यानी कि यहाँ से सिग्मा आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे सभी के लिए, यहाँ पे क्या 3 के लिए नहीं, ये सबके लिए है। और पूरे के लिए अगर हम लोग वैल्यू दे दिया निकालने के लिए, यानी कि जब पूरा वैल्यू दे देगा फाइंड करने के लिए, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, इसको यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चुनके पहले इसको मिटा के हम लोग फिर इसको इरेज करके अच्छे से लिखिए। बंद पास 3 के लिए आप लोग पहले बंद पास 3 के लिए देख लीजिए, बंद पास 3 के लिए, अगर बंद पास 3 के लिए हम लोग निकाल लेंगे तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा बंद पास 3 के लिए क्या हो जाएगा, बंद पास 3 यानी कि यहाँ पे I और यहाँ पे I क्या हो जाएगा, I1 प्लस में I2, ये किसके मल्टीप्लाई में R के, किसके, यानी कि E के हो जाएगा, E3 की हो जाएगा। अब आप लोग टोटल के लिए निकालेंगे, यानी कि सभी के लिए, पूरे के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कंप्लीट के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे I1 माइनस में I2, यानी कि I1 यहाँ पे I1 क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 और प्लस I1 प्लस I2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे R छूट जा रहा है, ये क्या हो रहा है आज कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं I1 R माइनस I2 R प्लस I1 प्लस I2 इंटू R इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से E हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा E। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये हमारा टोटल आ जाएगा, यानी कि सभी का आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है, ये भी बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ ही लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग स्टार दे के चलिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में पूछ कहीं ना कहीं नहीं, हमेशा के लिए पूछ लिया जाता है, ज्यादा नहीं, 2 नंबर में, 1 नंबर में पूछता है, 3 नंबर में, 5 नंबर में नहीं पूछता है। यहाँ से आप लोग इसका फिगर देख सकते हैं और जो यहाँ पे ये दिया गया, इसी तरह आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, लिख के आना है। बोर्ड एग्जाम में इतना आप लोग को लिख के आना है, यानी कि आई होप कि आप लोग को जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है, जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है वो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग का लास्ट पॉइंट, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, उस लास्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। और जो हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है वो क्या है, हमारा जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो हमारा व्हीटस्टोन सेतु है। और व्हीटस्टोन सेतु मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्या है, व्हीटस्टोन सेतु मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये 3 नंबर में, 5 नंबर में जरूर पूछ लेता है किसी न किसी सेट में। इसको डबल नहीं, ट्रिपल स्टार देके चलिएगा, ये यानी कि सेट में जरूर, किसी न किसी सेट में ये पूछ ही लिया जाता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को किस प्रकार से लिखना है। यहाँ से हम लोग, यहाँ से आप लोग का एक भी नंबर ना कटे, यानी कि अगर हम अगर स्वयं लिखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें क्या होती है, अभी आप लोगों ने हमारा 2-3 लेक्चर देखा होगा तो उसमें देखा होगा कहीं ना कहीं पॉइंट में कोई ना कोई एक चीज बोलते जरूर है, लेकिन क्या होता है, छूट जाता है गलती से, तो छूट जाता है। इसीलिए हम लोग पहले टाइप करके आए कि आप लोग को जिस प्रकार लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, आप लोग का एक भी नंबर ना कटे।
कंप्लीट नंबर मिले आप लोग को, उसी तरह हम लोग करके आए। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। इसमें 4 प्रतिरोध दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं आप लोग फिगर के भी माध्यम से यहाँ से समझ सकते हैं। इसमें क्या होते हैं 4 प्रतिरोध, यानी कि 1 2 3 4, 4 प्रतिरोध आप लोग को दिए गए हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें 4 प्रतिरोध दिए गए PQRS, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 4 प्रतिरोध यहाँ पे दिए गए। यहाँ पे कितना प्रतिरोध, यहाँ पे 4 प्रतिरोध आप लोग को दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे 4 प्रतिरोध दिया गया है PQRS, 4 प्रतिरोध दिया गया है। यहाँ से चलिए यही फिगर हम भी बना लेते हैं, एक फिगर हम भी ड्रॉ कर ही लेते हैं। फिगर वैसे तो अच्छा तो है नहीं, लेकिन फिर भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे इतना तो आप लोग के लिए कर ही सकते हैं। देख रहे हैं फिगर, फिगर कैसा हमारा बन रहा है। फिगर पे मत जाइएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कैसा हमारा फिगर जो है कैसा हमारा बन रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिगर पे, हम तो कहते हैं फिगर पे मत ही जाइएगा, क्योंकि फिगर हमारा कुछ खास तो नहीं है, फिगर हमारा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं, फिर उसके बाद से यहाँ पे फिगर हमारा आप लोग को पहले ही बोल दिए कि फिगर जो हमारा है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि फिगर हमारा अच्छा नहीं बनता है। और हम भी क्या प्रयास कर ही रहे हैं फिगर के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ से हम लोग का यहाँ पे क्या है जी दिया गया है, और फिर यहाँ पे क्या कुंजी लगा गया है, क्या यहाँ पे K2 और यहाँ पे K1 लगा दिया गया है। और यहाँ पे क्या PQRS दिया गया है। और यहाँ से क्या हमारी यहाँ पे क्या धारा बह रही है, क्या कर रही है, यहाँ पे धारा ऐसे बह रही है। तो यहाँ पे धारा I बह रही है, फिर यहाँ पे भी धारा I बह रही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे धारा हमारी I2 बह रही है, और यहाँ पे I1, फिर उसके बाद से यहाँ पे हमारी धारा I2 बह रही है, और यहाँ पे क्या हमारा I1, यहाँ पे I1 धारा बह रही है। अब आप लोग देख सकते हैं यही दिया गया है, कुछ खास सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ खास तो दिया नहीं गया है। यही पे यही दिया गया I2 धारा इस साइड, I2 धारा इस साइड बह रही है। यहाँ पे एक पास ये दिया गया है, और यहाँ से इसका नामकरण भी दे ही देते हैं। यहाँ ABCD यहाँ पे ये दिया गया है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल यहाँ से ये दिया गया है। अब फिर यहाँ पे एक फर्स्ट हमारा हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, जोड़कर एक ABCD क्या बनाते हैं बिंदु ए व सी के बीच एक सेल ई, बिंदु ए व सी के बीच, यानी कि बिंदु ए व सी के बीच। यहाँ से देख सकते हैं कहाँ सी कहाँ है, यहाँ पे ए व सी के बीच एक सेल जोड़ा गया है। क्या एक सेल ए और सी के बीच में क्या लगाया गया है, ए और सी के बीच में क्या एक सेल, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक बीच में एक सेल है। क्या है, ये एक सेल जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, एक सेल जोड़ा गया है। और तथा बी और डी के बीच एक धारा मापी को कुंजी K2 से, यानी कि बी ए और बी के बीच, यानी कि बी और डी के बीच एक हमारा क्या यहाँ पे धारा मापी का कुंजी लगाया दिया गया है K2। तो यहाँ से देख सकते हैं यही आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे कुछ नहीं, हम लिख लेंगे एक, क्या लिखेंगे यहाँ पे PQRS को जोड़कर एक चतुर्भुज, PQRS को जोड़कर एक चतुर्भुज बना देते हैं, एक चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं। और ए व सी के बीच एक सेल, ए व सी के बीच क्या एक सेल लगा लेते हैं, और क्या लगा लेते हैं, एक कुंजी K1 लगा लेते हैं। और फिर उसके बाद जोड़ देते हैं, उसके बाद से ए व बी के बीच एक कुंजी क्या K2 जोड़ देते हैं। बस इतना इनफ है। फिर सिद्धांत में क्या, व्हीटस्टोन सेतु में, अब व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोध को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में, क्या करते हैं, व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोध को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, प्रतिरोध को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर यदि धारा मापी में कोई विच्छेद, यानी कि कोई विच्छेद हो, यानी कोई डेविएशन हो, धारा मापी में क्या होता है, धारा मापी यानी कि जो धारा मापी हमारा क्या है, धारा मापी है, उसमें कोई भी क्या गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे जो हमारा कोई भी गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप होता है, यानी कि कोई भी विक्षेप हमारा गैल्वेनोमीटर में होता है, तो क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो मतलब क्या विक्षेप, यानी कोई भी गैल्वेनोमीटर में क्या हो, हमारा कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो, गैल्वेनोमीटर में क्या हो, हमारा कोई भी डेविएशन ना हो, कोई भी डेविएशन ना हो, उत्पन्न हो, तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। यानी कि इसमें ऑल ओवर में बोला क्या गया है
कि वी ट्विस्टन सेतु में प्रतिरोध को इस प्रकार व्यवस्थित, यानी कि प्रतिरोध जो हमारा R1, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है और यहाँ पे क्या है R4 है। इसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि जो परिपथ में धारा बह रही है, यानी कि जो हमारा इस परिपथ में जो हमारी धारा यानी I1 धारा बह रही है, उसमें क्या हो, गैल्वेनोमीटर में कोई भी विच्छेद उत्पन्न न हो, उसे यानी कि उसको संतुलन अवस्था में व्यवस्थित किया जाए, संतुलन अवस्था में हो, एकदम संतुलन अवस्था, कोई भी डेविएशन, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डेविएशन ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग वी ट्विस्टन सेतु की मदद से समझ सकते हैं। वी ट्विस्टन सेतु एक्चुअल में यूज कहाँ होता है, वी ट्विस्टन सेतु एक्चुअल में यूज कहाँ पे होता है, वी ट्विस्टन सेतु एक्चुअल में यूज इस जगह पे होता है, यानी कि कोई अननोन हमारा क्या है, अननोन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि वी ट्विस्टन सेतु कोई हमारा अननोन रेजिस्टेंस होता है, उस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग वी ट्विस्टन सेतु का उपयोग हम लोग करते हैं। वी ट्विस्टन सेतु का उपयोग कहाँ करते हैं, कोई अननोन हमारा रेजिस्टेंस होता है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग वी ट्विस्टन सेतु का यूज करते हैं, यानी कि इसको डेली लाइफ में यूज कहाँ पे करते हैं, ब्रिज व्रिज बनाने में आप लोग देख सकते हैं वी ट्विस्टन सेतु का यूज आजकल के टाइम में हो रहा है, किसका, ब्रिज बनाने में, पुल बनाने में, जो और भी बड़े बड़े जो हमारे हैं यानी कि नहर वहर, इनको बनाने में हम लोग वी ट्विस्टन सेतु का आजकल के टाइम में ज्यादातर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसका उपयोग भी देख सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सिद्धांत समझ गए, यहाँ पे किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के सेकंड लॉ से हम लोग देख सकते हैं कि बंद पास एक के लिए, इस पास के लिए यानी कि फर्स्ट पास के लिए हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं I1 इंटू पी। अब आप लोग देख सकते हैं I1, यहाँ पे I1 है और इंटू पी, I1 इंटू पी, और फिर उसके बाद से I2, यानी कि क्यों I2 क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी ये हमारी क्या है, फर्स्ट लूप है, यहाँ से क्या, ये धारा इस साइड बह रही है, ये धारा इस साइड, यहाँ से देख सकते हैं दोनों सेम साइड बह रही है, यानी कि ये इस साइड बहती, ये यानी कि ये इस साइड धारा बहता है तो क्या प्लस साइड हो जाता है, यहाँ से दोनों एक ही साइड, यानी कि दोनों एक ही साइड जाएगा, किसी न किसी पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पे आएगा और ये भी क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेते हैं। और यहाँ पे किरचॉफ का जो हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता था, यहाँ पे किरचॉफ का सेकंड लॉ यानी फर्स्ट लॉ का यहाँ पे क्या होता था, यानी कि ये बताया गया था जो हमारा आई इंटरनल है, क्या जो हमारा आई इंटरनल है वो क्या है, आई आउट के इक्वल होता था, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, बस बात खत्म, दोनों के क्या होता था, इक्वल होता था, बस बात यहीं पे हमारा जो किरचॉफ का सेकंड लॉ यहाँ से देख सकते हैं ऐसे किया गया है। फिर I1P इक्वल टू I2P, समीकरण 1 क्या करेंगे, समीकरण 1 से निकालेंगे, और फिर बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ से धारा हमारा I1 बह रहा है और यहाँ से धारा हमारा I2 बह रहा है, क्या होगा, ये भी हमारा दोनों का सेम डायरेक्शन, तो माइनस हो जाएगा I1Q इंटू माइनस I1Q माइनस क्या हो जाएगा, I1Q माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, I1Q माइनस क्या I2S हो जाएगा, माइनस I2S इक्वल टू 0 हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों समीकरण, इसको 2 मान लेंगे और इसको समीकरण 1 मान लिए। अब दोनों समीकरण को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं I1P और फिर उसके बाद से क्या दिया गया है, इक्वल में क्या दिया गया है, यहाँ से I2R दिया गया है, और फिर समीकरण यहाँ पे I1Q दिया गया है, और फिर उसके बाद से I2S दिया गया है। तो यहाँ पे I1 से I1 खत्म हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं, तो क्या P अपन Q बच गया, यहाँ से P अपन Q लिखा गया, फिर R अपन S बच गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, और इस कंडीशन को, इस कंडीशन पे ये पॉइंट P अपन Q इक्वल टू R अपन S, जो हमारा P अपन Q इक्वल टू P अपन Q R अपन S पॉइंट है, ये हमारा क्या है, ये संतुलन की स्थिति में है, क्या है हमारा जो रेजिस्टेंस यानी कि ये जो हमारा प्रतिरोध है, क्या है, संतुलन की स्थिति में बंधा हुआ है। किस स्थिति में बना है, संतुलन की स्थिति में बना हुआ है। कोई भी इसके जो गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे जो हमारा गैल्वेनोमीटर दिया गया है, इसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्या, कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है, यानी कोई भी उस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डेविएशन उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, आई होप कि आप लोगों को ये जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। मैं आशा करके चलता हूँ कि आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप लोग को ज्यादा वीडियो समझ में भी आया होगा। तो ये हमारा पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से डिस्कशन कर लिया हम लोग, और इतना ही आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आने वाला, इससे बाहर कुछ भी नहीं। जो हमारा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को विजिट किया है, इससे बाहर आप लोग का कुछ भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। तो चलिए हम लोग आज का सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और उसके बाद से मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 हम लोग कवर करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में आप लोग इतना लिख के आना, इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी ज्यादा नहीं लिख के आना है। 3 नंबर में ये पूछ के आएगा बोर्ड एग्जाम में, मान के चलिए
एकदम लिख के ले लीजिए, 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर हर साल पूछता है, तो इस साल काहे छोड़ेगा, इसलिए काहे के लिए छोड़ेगा, इस साल भी पूछेगा ही पूछेगा। तो आई होप कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक आप लोग को इंपॉर्टेंट प्रमोशन देनी है, या आप लोग अगर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ध्येय बोर्ड यानी कि ध्येय बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ध्येय बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाता है। और विपिन सर यानी कि विपिन सर ऑफिशियल चैनल को आप लोग क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये हमारा एप्लीकेशन भी है, यहाँ पे चैनल भी है। इस चैनल पे विपिन सर ऑफिशियल चैनल पे हमारा क्या कॉम्पिटेटिव, आपके जितने भी भाई बहन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको ये सूचित करा दीजिएगा कि विपिन सर ऑफिशियल चैनल पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो भी अपडेट है या फिर कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड जो अपडेट है वो इस पे डिस्कशन किया जाता है। और फिर उसके बाद से जितने भी उसका जो किसी भी कोई भी हो गवर्नमेंट एग्जाम में उसका सिलेबस डिस्कशन किया जाता है और उस पर काम किया जाता है, यानी कि उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। तो यहाँ ध्येय बोर्ड के लिए आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब पे जाके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कराया जाता है इस पे, जो बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं 2026 में आपको 90% दिला सकता, अभी से 90% दिला सकता है। बस वही चीजें इस पे बताया जाता है जो कि आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो। और यहाँ पे क्या विपिन सर ऑफिशियल पे आप लोगों को गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराया जाता है। और आप लोग ड्रीम क्लासेस पे तो आप लोग देख ही रहे हैं, फुल कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो जय हिंद जय भारत।